ओके। देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो नॉलेज है, जब आप किसी भी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो नॉलेज के प्रकार अलग अलग होते हैं, है ना। हमने ये सीखा कि नॉलेज से व्यक्ति, कुछ लोग जो होंगे वो आपके साथ जुड़ेंगे नॉलेज की वजह से। आई एम इन द बिजनेस ऑफ शेयरिंग नॉलेज। लेकिन नॉलेज के भी अलग अलग एंगल है समझने के। कुछ एक प्रकार क्या है, कुछ लोग होते हैं जिनके साथ फैक्ट्स की बात करनी होती है। लिखो तथ्य परक, फैक्ट बेस्ड। तथ्य परक या फैक्ट बेस्ड। तो आपको ये समझना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट जो भी प्रश्न पूछ रहा है आपसे, वो प्रश्न फैक्ट बेस्ड है क्या। जैसे उदाहरण के तौर पे व्यक्ति बोलता है कि आपके इंश्योरेंस में रिटर्न कम होते हैं, ठीक है। अब गहराई से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा ये फैक्ट बेस्ड सवाल है। तो आप उसको हिस्ट्री बताएंगे, मैंने जैसे आपको बताया, उसको हिस्ट्री बताएंगे कि जब से शुरू हुआ तब से लेकर अब तक कितना % बोनस डिक्लेयर किया गया ईयर ऑन ईयर। और तब आपको पता चलेगा कि ये जो इंश्योरेंस का बोनस है, लाइफ इंश्योरेंस का, ये नॉर्मली जो ब्याज की दर चल रही होती है PLR, उससे 2% कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि उसमें 1010D का बेनिफिट मिलता है, यानी मैच्योरिटी टैक्स फ्री होती है। बाकी सब जगह मैच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं है। और दूसरा, रिस्क कवर होता है हमारे यहाँ पे, इसलिए वो 2% कम होता है हमारा। क्योंकि रिस्क कवर देना है और 1010D का बेनिफिट देना है, तो कुछ तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये 2% कीमत होती है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो बाकी जहां पर भी जो भी रिटर्न मिल रहा है, एक्चुअली अब समझना इस चीज को, अभी वहां पर 10% मिल रहा है, मेरे यहां पे 7% मिल रहा है एग्जाम्पल, लेकिन वहां पर एंड में 30% कटने वाला है और मेरे यहां पर कुछ भी नहीं कटने वाला है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये जो फैक्ट अगर आप बताएंगे, सवाल का जवाब अगर आप फैक्ट से देंगे, तथ्यों से देंगे, तो उसको समझ में आएगा कि नहीं, इस व्यक्ति के पास नॉलेज है। अच्छा, फैक्ट किसे कहते हैं? फैक्ट उसे कहते हैं जिसे आप बदल नहीं सकते हैं। सूरज पूरब में उगता है, ये फैक्ट है। आपकी कंपनी ने इंसेप्शन से लेकर और अब तक इतना 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 % बोनस दिया, ये फैक्ट है। रिस्क कवर मिलता है, भले ही आपने एक प्रीमियम भरा हो, भले ही मंथली प्रीमियम भरा हो, मृत्यु हो गई तो पूरा सम एश्योर्ड मिलता है, ये फैक्ट है। इसमें इफ एंड बट नहीं है। 1010D का बेनिफिट मिलता है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो एक तरीका हो गया प्रोस्पेक्ट के साथ जुड़ने का या उसको प्रभावित करने का, फैक्ट बेस्ड नॉलेज शेयर किया। दूसरा जो नॉलेज का प्रकार होता है वो होता है इमोशनल, भावनात्मक। जब भावनात्मक नॉलेज का क्या एग्जांपल है? उदाहरण के तौर पे आप जब उससे बात करेंगे कि आपके बच्चे के एजुकेशन और शादी की बात चल रही है, ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे बच्चे के एजुकेशन के लिए जब आप प्लान कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। भले ही एडवर्टीजमेंट में कुछ भी बोल रहे हो, सचिन तेंदुलकर और अपना धोनी आकर, पर आप बच्ची के एजुकेशन के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न जो है ना, वो हायर रिटर्न है ऐसा लोग बोलते हैं, पर एक्चुअली वो हायर रिटर्न नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न है, संभावना है। तो ज्यादा रिटर्न की संभावना है, फैक्ट है ये, ठीक है। लेकिन देखो, मैं इसको इमोशन में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं। आपकी बेटी के हायर एजुकेशन की संभावना है, नहीं, ये तो कंफर्म है, हायर एजुकेशन। तो जहां पर संभावना है हायर रिटर्न की, उस प्रोडक्ट से कंफर्म नीड को पूरा नहीं किया जा सकता। सर्टेन नीड बोलते हैं इसको। और मैं हर बार बोलता हूं लोगों को कि अगर आपकी नीड सर्टेन है, कंफर्म है कि ये नीड तो होनी ही है, तो उसके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें कंफर्म सर्टेन हो, ठीक है। संभावना है जैसे आपकी बेटी की शादी की संभावना है, संभावना है नहीं, कंफर्म है। तो आप अपनी बेटी की शादी के लिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे ना, वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं चूज कर सकते जिसमें ज्यादा रिटर्न की संभावना है। उसमें आपको वो भले ही कम लेकिन कंफर्म मिलना चाहिए।
समझ में आ रहे हैं? अच्छा, तो फिर ये सवाल आता है, नॉलेज के रेफरेंस में बात बता रहा हूं, इमोशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। सुनना, ये ज्यादा रिटर्न मिलता है, ये फैक्ट नहीं है, ये संभावना है। तो मैं इसको कैसे कनेक्ट करता हूं, ध्यान सुनना। तो वो जो लोग बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, क्या वो स्टेटमेंट गलत है? नहीं, म्यूचुअल फंड सही है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन लोग इसको किस तरह से बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड ही सही है, जबकि होना क्या चाहिए, म्यूचुअल फंड भी सही है। ये सारा गेम और ही और भी का है। यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? वेरी गुड। अब दूसरी बहुत ध्यान से सुनना बात। अब अगर म्यूचुअल फंड लेना ही है तो किस नीड के लिए लिया जाना चाहिए? तो ये अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप सामने वाले को दे पाएंगे। और ये जो नॉलेज है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, इमोशन में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इसको। पहले मैंने फैक्ट बेस्ड नॉलेज बताया, अभी मैं इमोशन वाला नॉलेज बता रहा हूं। सूरज भाई डिसाइड करते हैं कि मैं रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड टूर करने जाऊंगा। बहुत कर लिया मेहनत, रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड टूर करने जाऊंगा और उस वर्ल्ड टूर के लिए 2 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड किया जाना चाहिए अभी 5,000 रुपए महीने का। तो जब इनको रिटायरमेंट पे 2 करोड़ रुपए मिलेगा तो राजू भाई क्या करेंगे, ये वर्ल्ड टूर करेंगे बिंदास। लेकिन अगर नहीं मिला तो कोई नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं, शिमला जाएंगे, अंडमान निकोबार जाएंगे, गोवा जाएंगे, कुछ घट नहीं जाएगा। लेकिन अगर बेटी पायलट बनने के लिए तैयारी कर रही है, डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रही है और रिटर्न कम आया, तो आप उसको नहीं बोल पाएंगे कि देख बेटा तेरे पापा ने प्लानिंग तो की थी डॉक्टर की, लेकिन नहीं हुआ तो एक काम कर, नर्स का कोर्स कर ले। आप नहीं बोल पाएंगे। आप अपनी वाइफ को बोल पाएंगे कि देख मैंने वर्ल्ड टूर का प्लानिंग किया था लेकिन नहीं हुआ, अपन एक काम करते हैं इंडिया टूर कर लेते हैं। अच्छा, इंडिया टूर का प्लानिंग ने किया था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम जैसलमेर जाके आएंगे, शिमला जाके आएंगे, गोवा जाके आएंगे, एक बार का समझ में आ रही मेरी बात? उसके लिए म्यूचुअल फंड किया जा सकता है, क्योंकि आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो भी कुछ ज़्यादा घट नहीं जाएगा। लेकिन बच्चे के एजुकेशन में घट जाएगा। बच्चे को नहीं बोल पाएंगे कि तू पायलट बनना चाहता था, पैसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तू ग्राउंड स्टाफ बन जा, राइट? दूसरा, आप बंगलो बनाना चाहते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तब एक फार्म हाउस बनाऊंगा, दादूराम जी, है ना, ऐसा एक खेती वेती करेंगे, बढ़िया गार्डन वार्डन बनाएंगे, झूले पे बैठेंगे, मजे। म्यूचुअल फंड ले लीजिए उसके लिए, बिल्कुल म्यूचुअल फंड ले लीजिए, क्योंकि अगर 2 करोड़ हो गया तो फार्म हाउस बना लेना, नहीं हुआ तो 2 बेडरूम हॉल किचन से चल जाएगा, कुछ घट नहीं जाएगा। देखो, जब मैं घट नहीं जाएगा की बात कर रहा हूं तो वो इमोशनल है कि आप भी समझते हो कि चलो ठीक है, नहीं हुआ, क्या करें यार। लेकिन आप ये डायलॉग बेटी को नहीं बोल पाएंगे, ठीक है नहीं हुआ, क्या करें, नर्स बन जा। तो देखो, मेरे पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। फैक्ट बेस्ड नॉलेज का इस्तेमाल किया जहां जरूरत पड़ी वहां पर, और दूसरा मैंने इमोशनल नॉलेज का इस्तेमाल किया। एक तीसरा और हिस्सा होता है इसका, नॉलेज का ही, और उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन, यानी प्रस्तुतिकरण। आपके पास नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है। फैक्ट बेस्ड नॉलेज आपने इस्तेमाल किया, आपने इमोशनल नॉलेज इस्तेमाल किया, और तीसरा जो एस्पेक्ट है इसका वो है आर्टिकुलेशन, मतलब आपने प्रस्तुतिकरण कैसे किया, किन उदाहरणों का प्रयोग किया, किस तरह से उस नॉलेज को आपने दिया। छोटा सा एग्जांपल, मैं अभी आपको ट्रेनर हूं, आपके सामने ट्रेनिंग दे रहा हूं, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं हम लोग, सुनने वाले भी देख रहे हैं, ये वीडियो बाद में भी जाएगा। एक्चुअली जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं ऐसा मानता हूं। मैं ट्रेनर नहीं होता अगर मेरे कंप्यूटर वाले सर सही होते, या हो सकता है मैं कंप्यूटर का ट्रेनर होता अगर ट्रेनर ही होना लिखा होता था। अब समझिए ध्यान से राजू भाई, मैंने उस जमाने में कंप्यूटर की क्लासेस ज्वाइन की थी जिस जमाने में कंप्यूटर अपने आप में बहुत लग्जरी हुआ करता था। शहर में कोई इक्का दुक्का लोगों के पास होता था कंप्यूटर, पता टाइपिंग होता था उस समय पीक पे। तो बीकानेर में एक इंस्टीट्यूट खुला, मेरे ताऊजी ने मुझे सजेस्ट किया कि टाइपिस्ट कंप्यूटर सीखो, एक नई चीज़ आई है, नई चीज़ थी, कंप्यूटर सीखो। तो हम इंस्टीट्यूट में चले गए। अब देखना नॉलेज का प्रस्तुतिकरण कैसे मेक या ब्रेक कर सकता है। तो हम क्लास में जाकर बैठे, टीचर आए, टीचर ने सबसे पहले थियरी की क्लास पहले ही दी। हाँ भैया, बोर्ड के ऊपर उन्होंने लिखा 1
इज इक्वल टू 0। नहीं सॉरी, उन्होंने लिखा 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। बोले इसका मतलब क्या है? हमने बोला इसका मतलब क्या है भैया? 1 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, 1 इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब होता है? अरे वो बताओ, इसका मतलब ही तो पूछ रहा हूं। हमने बोला 1 इज इक्वल टू 1, 1 एक के बराबर है। तो बोले नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? अब हम सब लोग सिर खुजा रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही है। वो भयंकर गुस्सा हो गया, और वहां से डिसाइड किया मैंने कि भैया ये अपना विषय नहीं है, हाथ जोड़े, अगली बार क्लास में नहीं गया। लेकिन अगर वो सही तरीका होता बताने का तो शायद मैंने वो क्लास कंटिन्यू की होती है। वो हुआ क्या था वहाँ पे सुनना, उन्होंने बहुत गुस्सा हुए, सबको झाड़ा, अरे क्या तुम लोगों को इतना पता नहीं, 8वीं क्लास में आ गए और तुमको 1 इज इक्वल टू 1 का मतलब पता नहीं। तो हमने हाथ जोड़ा, सर आप ही बता दो। तो उन्होंने बोला 1 इज नॉट लेस देन 1, 1 इज नॉट मोर देन 1, दैट इज वाई 1 इज इक्वल टू 1। एक से कम नहीं है, एक से ज्यादा नहीं है, इसलिए एक के बराबर है। ठीक है, अब वो सिखाना चाहते थे लॉजिक इसी तरह से काम करते ना कि वाई दिस इज सो। तो उनके जो बताने का तरीका था वो सब बाउंसर गया। तो हम जुड़े नहीं उनसे, हाथ जोड़ दिया, अगली बार क्लास में नहीं गए, वापस टाइपिंग की क्लास में नहीं लगे। एग्जैक्टली सेम चीज आपके साथ होती है जब आप कस्टमर को इंश्योरेंस समझाने जाते हैं। आप जो समझा रहे होते हैं ना, उसको बाउंसर जाता है, तो उसको क्या लगता है कि साला कुछ समझ में तो आया नहीं मेरे को, और अगली बार अगर मैं शिवलाल से वापस मिल लिया तो मेरी पोल खुल जाएगी कि मेरे को समझ में नहीं आया। यो मैं बड़ी बड़ी हाँक रहा हूँ सबको कि मेरे को सब पता है, और इसके सामने पोल खुल जाएगी मेरे को कुछ पता नहीं है, तो अगली बार वो आपसे मिलना अवॉइड कर देता है। और इसीलिए 90% से ज़्यादा केसेस में कस्टमर दोबारा नहीं बुलाता है आपको मिलने के लिए, क्योंकि पहली बार का उसको बाउंसर गया होता है सब। एक तो वैसे ही मरने की बात कर रहे हो आप, एक तो वैसे ही बात वो कर रहे हो जो उसने देखी नहीं है कहीं पर भी। अच्छा अब आप समझिए, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई किशन भाई, उसकी इंश्योरेंस का क्लेम सेटल कर दिया, 10 दिन में ही कर दिया। 10वें 11वें 12वें में लोग इकट्ठे होते हैं समाज के रिलेटिव, कितने रुपए का क्लेम सेटल किया होगा अंदाजा लगाओ। आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एवरेज निकालो, कितने रुपए का क्लेम होता है? 2 लाख 3 लाख। आज जब LIC ओनली कंपनी थी, देखो फिर से फैक्ट की बात बता रहा हूं मैं, फैक्ट और इमोशन के, मैं भी ट्रेनिंग में वही चीजें इस्तेमाल कर रहा हूं, फैक्ट भी बता रहा हूं और इमोशनली उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो बता रहा हूं। जब ओनली LIC कंपनी थी उस जमाने में एवरेज सम एश्योर्ड 30,000 रुपया हुआ करता था, अभी भी एवरेज सम एश्योर्ड 30,000। प्राइवेट कंपनीज आने के बाद 24 साल हो गए इंश्योरेंस कंपनी को, इंडस्ट्री को ओपन हुए, तो अब जाके कहीं 3 लाख रुपए एवरेज सम एश्योर्ड है। तो किशन भाई आप अंदाजा लगाइए कि 10 दिन के अंदर क्लेम सेटल करने के एकदम मूंछों पे ताव दे देगा, अरे सर क्लेम सेटल कर दिया 10 दिन में, पर कितने रुपए का किया? 2.5-3 लाख रुपए का किया। इस 2.5-3 लाख रुपए से उनके घर चल जाएगा क्या? तो वो जो 10वें 11वें 12वें में रिलेटिव आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, सर्कल समाज आ रहा है, वो लोग क्या पूछते हैं? वो लोग पूछते हैं बीमा था क्या? तो बोलते हैं हाँ था, लेकिन कुछ मिला नहीं, यही वर्ड होते हैं, कुछ फायदा नहीं। वो ये नहीं बताते हैं कि हमने लिया ही 1.5 लाख का था और वो 3 लाख मिला, वो ये नहीं बताते हैं कि हमने 1.5 लाख का लिया था। वो क्या बताते हैं? कुछ नहीं मिला, 1 साल भी नहीं चलेगा। तो जो सुनने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या समझ में आता है? बीमा में कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल सर, ये एक्चुअल है, हकीकत है। ठीक है। बीमा में, और उन्होंने भी लिया था, क्या हुआ आपको? सिर्फ 6 महीने भी नहीं चला उनका, तो खत्म हो गया किस्सा। अच्छा, अदर साइड ऑफ स्टोरी जाते हैं। सपोज 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया किसी ने और उसकी मृत्यु हो गई, कंपनी कितने रुपए का पैसा सेटल करेगी? 1 करोड़ का। क्या किसी परिवार में इंश्योरेंस से 1 करोड़ रुपया मिला, टर्म प्लान का इंश्योरेंस क्लेम? कोई बताता है कि 1 करोड़ मिला? कोई नहीं बताता, चुप करके बैठ जाते हैं। घर वालों को हे किसी के साथ आवाज नहीं करनी, बात नहीं करनी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर बोल दिया 1 करोड़ मिला तो मक्खियों की तरह भिनभिनाने शुरू हो जाएंगे। जो व्यक्ति ये बोलकर 12वें में आया था कि 1 ही दिन की छुट्टी मिली है, वापस बहुत काम है, आऊंगा सुबह शाम को वापस चला जाऊंगा, वो व्यक्ति 1 महीने की छुट्टी लेके वहां बैठा रहेगा। ठीक है, 1 करोड़ आया आपके पास,
इसलिए कोई बता, अब देखो प्रॉब्लम ये है रघुराम जी कि एक इंश्योरेंस एजेंट की जिंदगी की ट्रेजेडी देखिए आप, कि पैसा नहीं मिला कम समय श्योर लेने की वजह से, तो आपके ऊपर बट्टा लग गया कि इंश्योरेंस में कुछ मिलता नहीं है, और जहां मिला वो बता नहीं रहा है कि कुछ मिला, तो आपके तो दोनों ही पांव खड्डे में पड़े हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको चीज को अपने कंट्रोल में लेना है, अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रांगली सामने रखना है कस्टमर के सामने, तो एक तरीका होता है नॉलेज। कस्टमर चेक करता है। नॉलेज के 3 एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिए, लॉजिक, इमोशन एंड प्रेजेंटेशन। इस पे अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली तो जो 100 लोग हैं उनमें से 33% लोग आपके रडार में आ जाएंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि ये आदमी सुनने लायक है। सुनो बात, जहां से पॉलिसी लेने लायक नहीं बोला है मैंने। हमें सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, अपने आप से एक ही सवाल पूछना है। अभी कस्टमर क्या सवाल, एजेंट क्या सवाल पूछता है, एडवाइजर क्या सवाल पूछता है, सर पॉलिसी कैसे बेचूं, सर पॉलिसी कैसे बेचूं, सर पॉलिसी कैसे बेचूं। मैं बोल रहा हूं रुक जाओ भैया, ये आप पीएचडी लेवल का सवाल पूछ रहे हो। पहले अपने आप से ये पूछो कि कस्टमर मुझे सुने क्यों। जिस दिन इसका जवाब मिल गया कि कस्टमर मुझे सुने क्यों, उस दिन बाकी सारी चीजें विल फॉल इन लाइन, अपने आप ट्रैक पे आ जाएगी। और नॉलेज लेने के लिए डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा आपको। वेबसाइट्स देखनी पड़ेगी, वीडियोस देखने पड़ेंगे, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, और आपका एक पर्सनल मेंटर और कोच और गाइड होना चाहिए जो आपको ट्रैक पे रखेगा। मेरा नाम हिमांशु जोशी है, और कोई भी प्रकार के प्रश्न है आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपको पता है 9825600778। अभी सेल्स फंडामेंटल का कोर्स चल रहा है ALR पे, है ना, और बहुत सुंदर वातावरण है, बाहर बारिश वारिश हो रही है। सो 2 दिन का कोर्स होता है, उसमें जो हम कंटेंट की बात करें, टॉपिक की बात करें और फिर सवाल जवाब भी करें। तो ये एक पॉइंट था, तो मुझे लगा चलो मैं रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको पता चले कि क्या डेप्थ और किस लेवल की बात हो रही है यहाँ पर। सेल्स करने से पहले सेल्स समझने की चीज़ है। अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, आपकी सेल्स के प्रति आपकी समझ सही और स्पष्ट है, तो सेल्स करना आसान हो जाता है। या दूसरे शब्दों में, अगर सेल्स आसानी से नहीं हो रही है, इसका मतलब है सेल्स के प्रति समझ में कहीं कमी है। तो इन 2 दिन के वर्कशॉप में हम सेल्स की समझ को बढ़ाते हैं, बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है। संपर्क में रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और टच में रहिए। ऑल द बेस्ट।